सो हमने देखा था कि फ्लक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हमने उस चीज को देखा था, राइट। ई डॉट्स, आपको फ्लक्स का डेफिनेशन मालूम है ना? आइडिया है ना फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स हमने किया है ना? यस सर। हाँ, तो फ्लक्स का जो डेफिनेशन है हम हमेशा यही यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज इट ऑल द टाइम। ठीक है। हमने एरिया वेक्टर बनाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट ए पे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये पॉइंट पी पे चले गए। यहाँ पे जो डिफरेंशियल एरिया है, ये जो एरिया पड़ रहा है डिफरेंशियल एरिया, उसका यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे। तो एरिया वेक्टर है तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ना हो, इसका डायरेक्शन भी हो। तो हमने देखा था कि उस छोटे से जो एरिया के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और सरफेस अगर क्लोज्ड होता है, तो रेडियली आउटवर्ड वाला जो नॉर्मल होता है वो एक्चुअली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, हमने ये चीज देखा था। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इस पॉइंट पे उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा हमेशा याद रखिएगा द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये छोटा सा एरिया है, उसका अगर मैं नॉर्मल ये ड्रॉ करता हूँ और ये थीटा अगर ये ई लेता हूँ, तो थीटा कौन सा होगा? ये वाला, राइट, ये वाला एंगल याद रखिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल थीटा ओवर और विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस, कोई एक्सिस दे दिया है, तो उसमें मत भाग जाइएगा। जो हम एंगल जो लेंगे वो किसके बीच में लेते हैं? ई और एस वेक्टर के बीच में। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी। हमने देखा था कि इसका यूटिलाइज बहुत अच्छे ढंग से करते हैं जब प्लेनर होता है चीज। प्लेनर होता है तो प्लेनर अगर सरफेसेस होता है तो हर पॉइंट पे अगर ये एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, प्लेनर मतलब एक प्लेन में कोई एग्जिस्ट करे। जो ही नहीं है कि वो प्लेन एक्स वाई जे जी प्लेन में ही हो एग्जिस्ट करे, ठीक है ना? वो कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब आपके हिसाब से ये स्क्वायर भी एक प्लेनर है इस फॉर्मेट में। अगर ये ऐसे आपके पास पूरे स्क्रीन पे ही सिर्फ ये एग्जिस्ट जो कर रहा है स्क्वायर, वैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, लेकिन वो प्लेनर ही होगा। एक प्लेन में सारे कुछ आ जाते हैं। तो हमने देखा था प्लेनर वाले केसेस में थोड़ी सी इजी होती थी। उसको हमने बनाया था कि प्लेनर प्लस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या कर देते थे, सीधे लिख देते थे ये कॉस थीटा, और ये सब करके देखा था। और बोला था कि अगर जहां पे प्लेनर और यूनिफॉर्म नहीं होते तो हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी फाई, और इंटीग्रेट करके हर पॉइंट पे हमें हर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। और जो आएगा वो क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू द सरफेस आएगा। दूसरी बात, हमने जब मूव करते गए थे तो फिर हमने देखा था कि हमें सरफेस तो कोई भी हो सकता है, फ्लक्स तो कोई किसी भी सरफेस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक एक चीज की तरफ मूव करें, वो गॉस लॉ। और गॉस लॉ की तरफ मूव करते समय हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ेगा कि अब हम जो सरफेस लेंगे वो क्लोज सरफेस हो। जैसे कि ये स्फीयर आपके पास क्लोज सरफेस, मतलब हम इस पॉइंट से स्टार्ट किए, मूव किए, और कभी ना कभी इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, यानी जहां से स्टार्ट किए वहीं से हम एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे सरफेसेस क्या होते हैं? क्लोज सरफेसेस। ठीक है, तो इन जेनरिक में अगर आपको बोलूं कि कोई आपने रीजन लिया है, कोई भी स्पेस का कोई भी शेप का आप रीजन ले लोगे, जैसे इसमें हम लोगों ने इस पॉइंट चार्ज के अबाउट जो इसके रीजन कैसा लिया है, स्फेरिकल रीजन लिया है। ठीक है, और चार्ज को हमने कहा माना है सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके उस स्फेरिकल रीजन के उस पे सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है। और मैंने आपको बोला था जो ये स्फेरिकल रीजन है उसका जो सरफेस होगा वो ऑफ कोर्स क्लोज सरफेस होना ही पड़ेगा। यानी 3D रीजन का कोई भी सरफेस होगा वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ना बोलूं मैं, कि अगर मैं बोलूं कि किसी रीजन में मैं देख रहा हूं, तो ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली मैं क्या समझूंगा कि उसका जो सरफेस होगा, उस रीजन का जो सरफेस होगा या बाउंड्री जिसको आप समझ सकते हो, वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। तभी तो वो रीजन को सेपरेट करेगा किससे? सराउंडिंग से। ठीक है, तो हमने मूव कर लिया था, पहले तो प्लेनर और यूनिफॉर्म किया, और फिर अब हम मूव कर गए थे उसके बाद क्लोज सरफेसेस की तरफ। तो क्लोज सरफेसेस की तरफ हमने देखा था कि जब एक केस हमने देखा था जहां पे हमने सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा था, और वहां पे हमने देखा कि जो एरिया वेक्टर है और ई है वो अलोंग सेम लाइन, मतलब सेम डायरेक्शन है। अगर इस पॉइंट पे मैं जाता हूं, इस पी को माना, इस पॉइंट को क्यू मानता हूं, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा, और ई भी क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा।
तो दोनों के बीच में एंगल 0 बनता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि हर पॉइंट पे क्या है, E डॉट डी एस एक्चुअली दिस इज इक्वल टू E इंटू एस। ये देखो, ये हटा देता, E इंटू डी एस, एक्चुअली ये दोनों बराबर है। क्यों? देखो यहाँ पे डॉट को लिखते, कैसे लिखते, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है इन दोनों के बीच में, 0। तो कॉस थीटा अल्टीमेटली 1 हो गया। तो यानी ई डी एस। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे ई वेक्टर है, यहाँ पे ई सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रह गया, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। इस पॉइंट इस जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट ये सिमेट्रिकल आपने सरफेस लिया है, स्फेरिकल सरफेस जो है, तो वहां पे हर पॉइंट एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड होगा। ये सिमेट्री बताती है हमें। सिमेट्री कहती है कि कुछ पॉइंट स्पेस के ऐसे होते हैं कि मानो कि वो बिल्कुल बराबर ही है। जैसे मैं बोलूं कि एक वायर है, लंबी सी वायर है, मैं बोलूं कि आर डिस्टेंस आपको चलो, तो आप इस डायरेक्शन में चलो या इस डायरेक्शन में चलो, अगर आपको एक मतलब उससे कोई मैटर नहीं होगा, आप इस वायर को वैसे ही देखोगे जैसा ये बंदा देखेगा। अगर आप एक फ्री स्पेस में सोचने की कोशिश करो कि मैं स्पेस में चला गया हूं और स्पेस में एक वायर पे मेरे को ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं मालूम है, ये अर्थ के मतलब ये हम किसी ने ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसने बताया कि इसको ऐसा रखो आर डिस्टेंस, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस रखना, इसको एक्स एक्सिस से कुछ थीटा बनाते हुए रखना, ठीक है। और इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि ये वायर तुम ऑब्जर्व करो, तो उनके लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल लगेगा, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता था कि मैंने आपको बोला था कि कुछ क्लोज सरफेसेस में क्या होगा, जो क्लोज सरफेसेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम गॉसियन सरफेस क्यों बोलेंगे कि अभी आगे हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर गॉस लॉ लगेगा। तो इन सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता था कि हम लोग बोलते थे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, और ऐसा हर पॉइंट जो r डिस्टेंस दूरी होगा सब इक्विवेलेंट पॉइंट है, यानी इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होंगे सब सेम होंगे। तो सेम चीज हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे और कहा कि अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ ई, जब ई कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और डीएस का इंटीग्रेशन, और डीएस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और हमने निकाला था और जस्ट लास्ट में आया था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि एक जनरलाइज केस करेंगे इस चीजों को। और दूसरी बात, हमने जो अभी चीजों को डिस्ट्रैक्ट किया है, वो क्या डिस्ट्रैक्ट किया है, अब क्लोज सरफेस में तो आ गए हैं सर, ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन आपने देखो सर अब फील्ड से आप हट गए हो, अब आप पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, यानी जो फील्ड का मेन कॉज है उसके ऊपर आ गए हो। मानता हूं सर ये बात कि आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, लेकिन वो वही है बात है, फ्लक्स मतलब ई डॉट डी एस ही है, ठीक है, ई डॉट डीएस ही है, लेकिन अब ई किसके कारण बनता है, किसी सोर्स चार्ज के कारण ही बनता है ना। तो अब आप इनडायरेक्टली बात करोगे, ना कि अब ई के ऊपर बात करोगे, अब क्यू के ऊपर लेके आ रहे हो बातों को, कि अब जो चार्ज उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो, दिस इज व्हेन वी टेक अ क्लोज मतलब फॉर द होल सरफेसेस, फॉर द होल सरफेसेस दिस इज कमिंग आउट टू बी क्यू बाई क्यू, दिस इज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यानी अब देखो ई को क्यू से रिलेट कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, अब क्यू से रिलेट कर रहे हैं, तो यही गॉस लॉ आगे हमें बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आगे की ओर के आज की स्टोरी देखते हैं, और ये देखो यही आया था हमारा। पहले मैं पहली बात बता दूं कि गॉस लॉ को मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, गॉस लॉ को स्टेट कर रहा हूं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वन थिंग विच वी हैव टू नोट इट डाउन, through a closed surface which we are going to call it a Gaussian surface, इसी को हम गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। What is a Gaussian surface? A closed surface is a Gaussian surface. Open surface नहीं। अगर मैंने एक पॉइंट चार्ज बनाया और यहाँ पे एक स्क्वायर रख दिया, कैसा सरफेस है ये स्क्वायर कैसा सरफेस है बताओ? ओपन सरफेस दिख रहा है। ऐसे ऐसे कई सारे मेरे को स्क्वायर या लाने पड़ेंगे, जैसे अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पे ना हो,
अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पे, तो अगर इसको क्लोज करना है तो क्या करोगे आप, ऐसे से और सरफेस लेके आओगे, और अब देखो इसको क्लोज बना दिया, यहाँ रख लो, देखिए, ठीक है, इसको क्लोज बना दिया इस चार्ज की। तो ये जो क्यूब जो है, मैंने आपको क्या बोला, क्यूब एक थ्री डायमेंशनल चीज है ना, तो थ्री डायमेंशनल चीज की जो बाउंड्री होगी, जो सरफेस होगी, वो हमेशा क्लोज सरफेस ही होगी, ठीक है। तो ये दूसरी बात हमें समझ में आ गई कि क्लोज सरफेस होगा इज इक्वल टू द नेट चार्ज। नाउ नेट चार्ज मींस नेट चार्ज, इस पे भी बात करेंगे, इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। पहली बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मान लेते हैं सर कि ये, अभी इसको इन और आउट नहीं मानो, अभी मानो कि हमारे पास कितने चार्जेस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं बोलता हूं कि कोई एक गॉसियन क्लोज सरफेस लेते हैं, कोई भी, नॉट स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, एनीथिंग यू वांट, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन कि क्लोज्ड होना चाहिए, तभी वो गॉसियन सरफेस होगा। तो चलो सर, हम एक गॉसियन सरफेस लिया, जो कि आपने बोला था क्लोज सरफेस, तो ये ले लिया हमने, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये रीजन क्या है कि ये देखो, ये रीजन इनसाइड रीजन हो गया जो सरफेस के अंदर है, और ये रीजन जो हो गया वो आउटसाइड हो गया, राइट, ठीक है। आपने बोला क्लोज सरफेस, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं फ्लक्स निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो सर आपने एक बात बोला था कि फ्लक्स का इस किसी पॉइंट पी पे अगर हम देख रहे हैं, तो किसी पॉइंट पी पे अगर हम देखते हैं, एट पॉइंट, एट पॉइंट पी, जो आपने जो डेफिनेशन है सर बोला था, डेफिनेशन हमेशा सही रहता है, ये किसी जगह भी रॉन्ग नहीं होगा सर। तो ई जो आप डीएस लिखोगे सर, ठीक है सर। आपने बोला है कि कोई भी किसी भी टाइप का शेप का आप ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, और इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं फ्लक्स। तो जो ये ई जो लिख रहे हैं ना, ये ई वो कैसा ई है, वो ई नेट है, ई नेट है सर, मतलब सर यानी यहाँ पे जो ई आएगा ना सर, वो यहाँ पे ई एट पी ड्यू टू 1 भी कैलकुलेट होगा, ई एट पी, ई एट पी ड्यू टू 2 भी कैलकुलेट होगा, ड्यू टू 3 भी कैलकुलेट होगा, ई एट पी ड्यू टू 3, और ई एट पी ड्यू टू 4 भी कैलकुलेट होगा, और ई एट पी ड्यू टू 5 भी कैलकुलेट होगा। यानी ई नेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जो नेट आएगा, डॉट डीएस, डीएस वेक्टर इसका अपना होगा, अपने जैसा सरफेस होगा उस टाइप से हम एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया लेंगे, वो एक समझ लो कि ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है अभी कि सरफेस वाला जो मैथमेटिक्स में आता है, ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, कि सरफेस को भी एज अ फंक्शन हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आप जो बोलते हो ना कि ये स्फीयर के बारे में, तो स्फीयर का भी एक फंक्शन, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी को आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब ये कभी सुना है, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 5 स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन देखें, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कर्व लाइन, जैसे y इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिखा, तो ये क्या इसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्स और वाई प्लेन में। तो वैसे ही ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में ये सरफेस को, ये स्फेरिकल सरफेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, जिसका रेडियस 5 है और इसका सेंटर 0 0 0 है। तो ये इस चीजों को कैसे डिफरेंशियल एरिया निकालते, वो अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, लेकिन आप समझो कि हर एक पॉइंट पे उसका अपने डिफरेंशियल एरिया होगा, और उसका एक डायरेक्शन इस इक्वेशन के हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हर पॉइंट पे क्या करेंगे, नेट जो फील्ड आते जाएगा उसके साथ डॉट लेंगे, और फिर इसका फर्दर अगर पूरे सरफेस एरिया पे निकालना है
तो क्या करेंगे, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। तभी आएगा ना, यानी हर पॉइंट पे जाएंगे, पी पे जाएंगे, क्यू पे जाएंगे, आर पे जाएंगे, सब पे जाएंगे, एस पे जाएंगे, टी पे जाएंगे, सब पॉइंट पे जाएंगे। हाँ मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं। समझ रहे हो, मैं आपको फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सारे पॉइंट उस क्लोज सरफेस के सारे पॉइंट पे जाएंगे और सब पे छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ेंगे, और जो नेट फ्लक्स आएगा उस पूरे सरफेस से वो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये क्या कहता है गॉस लॉ, कि अब नेट की बात समझ गया है कि फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज इन क्लोज मतलब सर, अगर मान लो यहाँ माइनस रहता तो अगर मान लो कि ये -1 कूलम है, ये +1 कूलम है, +1 कूलम है, +1 कूलम है, तो नेट चार्ज क्या होता है बताओ। बताओ नेट चार्ज क्या होता है। अगर आपके पास सिस्टम में +1 कूलम है, 3 +1 कूलम है आपके पास, और एक -1 कूलम है, तो कितना उसके ऊपर नेट चार्ज होगा, इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज इनक्लोज कितना होगा इस रीजन के अंदर। तो 2 कूलम। 2 कूलम होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम माइंड में रखेंगे कि यानी जो चार्ज, जो नेट चार्ज जब हम कैलकुलेट करेंगे विथ साइन रखेंगे, क्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही इसको मैथमेटिकल इस टर्म में देखा है। और यहाँ ई क्या होता है, नेट, यानी हर सोर्स चार्जेस के कारण। ठीक है, और ये जो आएगा आपके पास, जो क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब एक और बात सोचते हैं, सर ये वाला जो चार्जेस है आप बोल रहे हो क्यू इनक्लोज, यानी इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा। आप बोल रहे हो कि इस सरफेस से, टोटल इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये सिर्फ डिसाइड कर रहा है क्यू क्लोज। बट सर आप बोल रहे हो कि नेट फील्ड का वैल्यू ले रहे हो, ये दो चार्जेस, तो अगर मैं इसको हटा दूं सर, तो फिर तो मतलब चेंज तो होगा ना वैल्यू सर ई का, तो ई डॉट डी एस लेंगे तो फिर से चेंज होना तो चाहिए सर। तो मैं ऐसा कहूंगा इसका कि देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आपके पास अगर क्लोज सरफेस है और इसके अंदर सोर्स चार्जेस हैं पड़े हुए किसी भी शेप के, एक्सटेंडेड 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 सोर्स चार्जेस हो या पॉइंट सोर्स चार्जेस हो, इसके अंदर, इस रीजन के अंदर अगर है, तो क्या होता है, ये फील्ड जनरेट करते हैं, राइट। हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और टर्मिनेट कहाँ होती है, निगेटिव चार्जेस में। तो एक्चुअली यहाँ से जो फील्ड निकल रही होगी वो मतलब जो चीज निकल रही होगी यहाँ पे इसका सोर्स है, यहाँ पे वाला जो क्या कर रहा होगा ये भी एक प्रकार का सोर्स है, राइट। एक सेकेंड, ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज भी एक सोर्स है, लेकिन होता क्या है कि इससे जो फील्ड जितना इसमें इंटर कर रहा है उतना एग्जिट भी कर जाता है। याद करो मैंने फ्लक्स में बताया था, फ्लक्स अगर निगेटिव है तो इसका अर्थ क्या होता है, इंटरिंग द सरफेस, राइट। और पॉजिटिव है तो क्या होता है, एग्जिटिंग। अरे यार देखो, सर कहाँ है, क्या आपको बोला था कि सर फ्लक्स इंटरिंग द सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, और जो फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, जब एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आपने बोला यहाँ पे सर, ये वाली बात आपने सही रखी। ठीक है, तो हो रहा क्या है कि अगर आप इस सरफेस को देखोगे ना, ये सरफेस से, तो कुछ पॉइंट पे क्या होगा, ये जो फ्लक्स इसके कारण होगा, अगर मान लेते हैं फ्लक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, यही क्लोज सरफेस एस जिसको मान रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस को एस माना है हमने, ड्यू टू 5 के कारण जो होगा, ड्यू टू 5 के कारण अगर सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, तो ये क्या होगा कि जितना यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और कुछ कुछ पॉइंट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसका फील्ड लाइंस बन रहा होगा, ये देखो,
इसका अगर पॉइंट चार्ज का देखें तो फील्ड लाइंस ऐसे बन रहा होगा। तो ये जो रीजन ले रहे हैं, तो यहाँ देखो ये इंटर कर रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, राइट। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये एरिया क्या हो गया, माइनस में काउंट होने लगा, और ये वाला पॉजिटिव काउंट होगा ओवरऑल सरफेस पे ना, ओवरऑल सरफेस पे उसके कारण जीरो आता है। इसी के लिए बाहर वाले चार्जेस के कारण उस सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सरफेस से जितना आ रहा है उस सरफेस से उतना लीव भी कर जा रहा है उस कारण से फ्लक्स। लेकिन जो पॉइंट सोर्सेज जो अंदर में पड़े हुए हैं ऐसा नहीं हो रहा है उसके कारण। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, मैंने एक एस एस स्क्वायर बना दिया, बताओ कैसे होगा कि यहाँ से फ्लक्स सिर्फ निकल रहा है इस सरफेस से, और फिर एक जगह पे ये देखो ये वाला सरफेस से यहां से ये निकल रहा है, ये देखो निकलते हुए दिख रहा है, कहीं पे आपको इंटर होते हुए दिख रहा है, ये इंटर होते हुए दिख रहा है क्या सरफेस से, मतलब समझ लो सरफेस, और ये मत सोचना कि ये इसका इस साइड से, सर देखो ये साइड रहा, ये साइड में घुसा, और ये पतला सा सरफेस है तो इस साइड से निकल गया, नहीं नहीं नहीं, सरफेस मतलब 1D प्लेन होता है, वो टोटली 1D प्लेन होता है, इसका सिर्फ एक ही नॉर्मल डिसाइड होगा। इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला था क्लोज सरफेस के दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड, इसका ऐसा मान लो इसमें होगा, लेकिन हम कैसा लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड, कैसा वाला, रेडियली आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि ये देखो सिस्टम टू सराउंडिंग लेके जा रहा है, ये पॉइंट हम इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी मूव कर सकते हैं, दोनों नॉर्मल है लेकिन दो डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैंने कैसा बोला था कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाने वाला, तो ये देखो थोड़ा सा पॉइंट जो बाउंड्री पे है जो सिस्टम पे है, और उसके बाद मैं अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं तो सिस्टम में घुस जाऊंगा, बाउंड्री पे जो पॉइंट है, अगर मैं इस बाउंड्री पे जो पॉइंट है उससे मैं एक इस तरफ जाता हूं तो सिस्टम में घुस जाऊंगा, लेकिन इस तरफ जाता हूं तो सराउंडिंग में घुस जाऊंगा, ऐसे वाले को क्या कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड क्योंकि स्फीयर का केस है, नहीं तो आउटवर्ड नॉर्मल को सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हर एरिया वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा क्लोज सरफेस में, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या क्या, जहां पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भी रेडियली आउटवर्ड, और ये भी एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड। कोई पॉइंट ऐसा बन रहा है जहां पे ये वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर और ई का फील्ड का वैल्यू दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, 180 डिग्री है, नहीं बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को, अगर मैं ये वाला स्फीयर कंसीडर करूं, ये वाला स्फीयर अपने आप को कंसीडर करूं यहाँ वाला, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये बाहर में है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे सर देखो इंटर किया, ठीक है इंटर किया, लेकिन इस जगह पे देखो सर, इस जगह पे देखो सर, ये फील्ड क्रॉस करते हुए ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन बन रहा है, ये यहाँ पे एरिया वेक्टर, अच्छा ये रहा, नॉन सॉरी सॉरी, ये रहा, ये वाला एंगल बना, यहाँ पे देखोगे थ्री लाइंस यहाँ आई, ये ऐसे बन रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा बनेगा जो ऑब्ट्यूज होगा और वो उसको माइनस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो दिख रहा है कि इंटर हो रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो इसी के लिए हम ये बोलेंगे कि ये जो अंदर के चार्जेस होते हैं उसी के कारण फ्लक्स उस सरफेस पे बहता है, आउटसाइड का कोई रोल नहीं होता है। अगर ये बात समझ गए हैं तो इन चीजों में से बताओ कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। ट्राई करो सारे लोग। चैट बॉक्स पे आंसर करो, ठीक है। ट्राई लेकिन सब करो, मैं सही सही सबको बता रहा हूँ कि ट्राई सभी करो, गलत होगा सही होगा जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। चलो किसी ने सी दिया, किसी ने डी दिया आंसर, डी।
सी सी डी 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 सी, ए और बी अकेला बैठ गया, वो बोल रहा है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ए और बी कोई वोट नहीं कर रहा है, बिकॉज वो एक लाइन में लिखा हुआ है इसी के लिए, तुम लोग दो दो लाइन में लिखे हुए हो तो उसको तुम्हें सब फेवर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना। चलो बेटा देखते हैं, अब हर एक वर्ड पे जाते हैं। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला कि ठीक है, सबने आंसर किया, अच्छी बात है, सबने ट्राई किया ना, तो अब देखो उनको समझ में आएगा अगर वो मिस्टेक करते हैं तो। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल चार्जेस, फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको क्या बोला, क्या यहाँ पे आपको एक जगह भी लिखा क्या कि उन, ये क्या हो गया? हाँ, आपको कहीं पे बोला क्या कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? मैंने आपको क्या बोला? चार्ज इनक्लोज्ड, नथिंग अबाउट कि ये चार्जेस कहाँ पे रखे हुए, कैसे रखे हुए, नहीं, चार्ज ओनली इनक्लोज, उससे ही मैटर है। एक और केस में दिखाऊंगा जहां पे अगर सरफेस पे चार्ज आ जाता है तो क्या करेंगे, लेकिन इसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, साफ स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं चार्ज इनक्लोज को ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो ये, और सिमेट्रिकल हो या नॉन सिमेट्रिकल हो कोई मतलब नहीं है, बस चार्ज इनक्लोज है या चार्ज आउटसाइड है, बस ये मैटर करता है। तो ये चीजें नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी, गॉस लॉ, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये चीजें हमें फ्लक्स से मैटर करती है ना सर। फील्ड तो आपके पास अगर आप मीडियम रखोगे तो भी फील्ड फ्लो करेगा, नहीं रखोगे वैक्यूम में रखोगे तब भी फील्ड फ्लो करेगा, जब फील्ड फ्लो करेगा तो फ्लक्स रिलेट जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि हम अपने मन से कोई सरफेस बना सकते हैं, बस हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए वहां पे, तो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कोई सोर्स चार्ज रखा होगा तो उसके उसके कारण स्पेस में हर जगह हर पॉइंट पे क्या होगा, एक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी, तो वो वाली उसके कारण फ्लक्स तो जनरेट होगा ही होगा। और ये मीडियम डिपेंडेंस नहीं है कि आप सिर्फ वैक्यूम में होगा ये होगा, नहीं, यानी हमारे पास अभी तक पहला वाली बात तो समझ में आया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ इनक्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी बार से समझ में आया कि मीडियम किस मीडियम में रखा हुआ है हमें उससे भी मैटर नहीं करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस कहेंगे जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मैंने किया था क्या, क्या किया था ये चीज, ये वाली देखो, इसके कारण यहाँ पे हमने आउट वाले को भी लिया था ना, यहाँ ई नेट जब बना रहे थे तो, जब ई नेट आपने बनाया था तो यहाँ पे सारे को कैलकुलेट किया था ना, इट डजेंट मैटर कि इट इज इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम फ्लक्स डिफरेंशियल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे जो ई ले रहे हैं वो नेट ले रहे हैं, वो चार्जेस मतलब नेट ले रहे हैं, तो इसके अर्थ सोर्स चार्ज उस सरफेस के इनसाइड है या बाहर है, डजेंट मैटर। और हमने इसको जस्टिफाई कैसे किया था कि बाहर वाले के कारण डिपेंड नहीं हो रहा है उस सरफेस पे फ्लक्स का वैल्यू, इसका अर्थ ये होता है कि जितना उसके उस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बन रही होगी सरफेस पे, और उसका जो एरिया वेक्टर के साथ जब डॉट लेके, ठीक है, और उसको पूरे को इंटीग्रेट करेंगे सरफेस पे, किसके कारण, बाहर वाले चार्ज के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है सरफेस पे, और उसका जब वैल्यू लेते हैं तो वो एक्चुअली जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी फील्ड इंटर कर रही है उतनी फील्ड लीव भी कर जाती है उस सरफेस से, ठीक है? तो ये तो सही नहीं होगा सर, ये वाला चीज हो जाएगा तो। और ये कहता क्या है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस। हाँ सर यही बोल रहे हो आप सर। आपने बोला सर, आपने बोला सर, ये बोला कि इसके अगर सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखो ना सर, ये रहा, तो इसको मैं चलो इसको अलग अलग पार्ट में डाल बांटता हूँ। फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस ड्यू टू वन, कह सकते हैं क्या, ई अपना ये अपना एक फील्ड बना रहा होगा ना इस पॉइंट पे, सिर्फ मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, प्लस दूसरा कौन बना रहा होगा, फ्लक्स
इट्स क्लोज सरफेस पे, टोटल क्लोज सरफेस पे, सिर्फ पॉइंट पे नहीं है, एस कोई पॉइंट नहीं है, पूरा क्लोज सरफेस उसको एस मान रहा है। ये वाला पॉइंट मत ले लेना, इस क्लोज सरफेस को माना है, क्लोज सरफेस को मान रहे एस, उसका नाम किया है। तो उस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स निकल रही है, तो दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू द सेम सरफेस, ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4, ड्यू टू 5। यही कहेंगे ना। ये क्या कह रहा है, ये वाला ये बोल रहा है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, गॉस लॉ। दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 1 2 3। मैंने आपको क्या बोला कि आउटसाइड के कारण इस सरफेस पे, इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा बताओ, क्या मैंने बोला था? अरे कोई तो बोलो। जो चार्ज सर अंदर होगा उसी के कारण होगा फ्लक्स। कितना होगा? सर जो चार्ज अंदर है सर गॉसियन सरफेस के अंदर। हाँ तो और इस तो 4 के कारण कितना होगा? जीरो। जीरो। देखो तुम सही जानते हो लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहे हो बोलने में। ये भी जीरो। यही चीज तो कह रहा है, यही यही तो बात कह रहा है, यही तो कह रहा है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये देखो, ये आपने जो कैलकुलेट किया था सर, आपने ये जो कैलकुलेट किया, ये लिखा है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बिकॉज ऑफ ऑल द सोर्स चार्जेस, यही ना, ऑल द सोर्स चार्जेस is equal to this plus this plus this plus this, or this is zero, so this is equal to यानी ये जो है this equal to this equal to this, यानी इसको ऐसे रिलेट करते हैं। अब देखो उल्टा रिलेट करते हैं, यानी फ्लक्स ड्यू टू द ओनली चार्जेस इनसाइड द सरफेसेस is actually the flux through that surface। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट नहीं है अब यहाँ पे? नहीं डाउट है तो चलो अब देखो हमने क्या कर दिया है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से अब हम शिफ्ट होते जाएंगे, थोड़ी देर से हटते जाएंगे। अब पूरा फोकस क्यू इनक्लोज्ड और ई, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम फर्दर इस पे नहीं जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए जब हम कैलकुलेट करें इस पे नहीं जाएंगे, हम सीधे इसको पूरे पूरे को कैलकुलेट करेंगे। उसको क्या नाम देंगे? फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। और ये किसको कहेंगे? क्यू इनक्लोज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कैसा? इनक्लोज्ड वाला। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको सामने रखा है, मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट द वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब एक कॉर्नर पे आ गया भैया, अब इस कॉर्नर पे आ गए हो तो यानी सरफेस पे आ गए हो, क्यूब के सरफेस पे हो कि नहीं? तो सरफेस पे हो तो आपने सर बोला था इनक्लोज्ड वाला, अब ये तो सरफेस पे आ गए तो सर बीच वाला, ये वाला डाइसी वाला काम करवा दी। तो इसमें सर फ्लक्स कैसे निकालें? क्योंकि ये देखो ना आप इसको आउटसाइड की तरह मान सकते हो कि जीरो आएगा आंसर, ना इनसाइड की तरह बोलोगे। इनसाइड अगर इसको मान रहे, इसको अगर आप मानते इनसाइड, अगर इस क्यूब पे मैं लिख रहा हूं, ये क्यूब है हमारा बना हुआ, ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास रखा हुआ है, इसके एक कॉर्नर यहाँ पे, यहाँ इसके एक कॉर्नर यहाँ पे अगर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको आउटसाइड मानोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू दिस क्यू क्या होगा? जीरो। यस सर। और अगर इनसाइड मानते हो तो क्या बोलोगे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। यस सर। देखते हैं आंसर ये आता है कि नहीं, इन दोनों में से देखते हैं। तो देखो मेरा अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच है भैया कि हमने मान लिया एक क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू चार्जेस।
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको मैं इनक्लोज्ड बनाना चाहता हूं, तो करूं क्या? एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे क्यूब्स को और वालों को जोड़ते हैं, और ऐसे जोड़ते हैं कि ये वाला जो क्यूब है, ये वाला जो स्मॉल क्यूब जो पहले था, जो कॉर्नर पे था इस क्यूब का, क्यूब 1 इसको बोलते हैं, वो एक्चुअली ये बिग वाला क्यूब है, ये बिग क्यूब है, इसको देखो, ये बिग क्यूब जो है उसके सेंटर पे है कि नहीं? यस सर। अब चीजें डाइसी है क्या? अब इनक्लोज और आउटसाइड और इनसाइड वाला दिक्कत है क्या इस बिग क्यूब के रिस्पेक्ट में? नो सर। नहीं है, स्मॉल क्यूब के रिस्पेक्ट में है दिक्कत। अब देखो, मैं बोलता हूं कि अगर ये चीजें सिमेट्री के हिसाब से मैं सोचूं, तो ये छोटा सा पॉइंट जो सेंटर होगा, ये वाले क्यूब से जो निकल, ये वाला जो ऐसा क्यूब बिहेव कर रहा होगा, ये वाला भी क्यूब वैसे ही बिहेव कर रहा होगा, ये वाला भी क्यूब वैसे ही बिहेव कर रहा होगा, ये वाला भी क्यूब, क्योंकि इस छोटे से जो सेंटर ऑफ दिस बड़ा वाला जो क्यूब है ना, बड़ा वाला क्यूब से ये छोटे छोटे जो क्यूब्स है ना, जो इसको मिलके बनाए हैं, वो इक्विवेलेंट क्यूब की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? होता है, अगर आप किसी भी रीजन जिसको आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस भी रीजन को आप पढ़ोगे, रीजन को आप पढ़ोगे, मान लो कि आपने रीजंस में क्या क्या जनरली पढ़ोगे स्टैंडर्ड वाले में, क्यूबिकल रीजन, स्फेरिकल रीजन, ठीक है, इसके सेंटर्स पे रख दो, तो बोलते हैं कि हर पॉइंट, मतलब जो बाहर का हर पॉइंट है, एक प्रकार से समझ लो कि एक छोटे से पोर्शन में कहीं ना कहीं सिमेट्री आने लगती है, क्योंकि वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। सिमेट्री बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट होता है समझाने के लिए, लेकिन ऐसे महसूस करने के लिए आप समझ सकते हो, यू नो, ले मैन लैंग्वेज में इसको समझाया जाता है। अदरवाइज सिमेट्री एक बहुत रिग्रेस कॉन्सेप्ट है। तो आप ये समझो कि ये जो इतने छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो सारे सिमेट्रिकल हैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में, जो पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके पॉइंट पे, जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि इस क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा होगा, ये वाले क्यूब से, जो ये वाला क्यूब पीछे वाला क्यूब है, वो उतना ही फ्लक्स इस क्यूब से भी निकल रहा होगा, इस क्यूब से भी निकल रहा होगा, इस क्यूब से भी निकल रहा होगा, नीचे वाले से, सबसे नीचे में सबसे पीछे वाला होगा उससे भी निकल रहा होगा, आगे वाले से भी निकल रहा होगा, दाहिने वाले से, सबसे निकल रहा होगा। टोटल हमने कितने क्यूब लिए हैं इस बड़े से वाले क्यूब को क्रिएट करने के लिए? सर 8। 8 लिए, दिखा है ना? नहीं दिखा है तो बताओ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिए हैं और एक पहले ही से था, टोटल 8। तो 8 क्यूब उसको मिलके पूरा बना रहा है, और आठों क्या है? आइडेंटिकल है, यानी आठों से इक्वल फ्लक्स पास कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, क्यूब मैं बोलता हूं, ये बड़ा वाला क्यूब के कारण, ठीक है, इसको क्यूब डैश बोलते हैं, इसको क्यूब डैश बोलते हैं, बड़ा वाला जो क्यूब है उसको क्यूब डैश बोलते हैं। ये इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? इस वाले बड़े वाले क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं, उसके सेंटर पे रखा हुआ है, सरफेस अंदर में है। तो मैं अब ये बोलूं कि दिस इज क्यूब डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉल क्यूब। अरे यही वाली केसेस है जिसमें हमने पीछे वाले देखा था, क्या बोला था कि वहां पे क्या किया, सरफेस को बांट दिया था। मतलब देखो, फ्लक्स थ्रू, अगर मान लो सरफेस ए है, क्लोज सरफेस ए हो या क्लोज हो या इनक्लोज हो, अगर उस सरफेस को हमने दो पोर्शन में बांट दिया, ये रहा पोर्शन, इसको बोल लेते हैं बी और सी, तो फ्लक्स थ्रू ए, ए पूरे को बोल रहे हैं, तो फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल टू फ्लक्स बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि पार्ट है, ठीक है, आधा आधा पार्ट कर दिया। तो सेम चीज यहां देखो कि इस बड़े से क्यूब को बनाने के लिए ये छोटे छोटे 8 क्यूब लगे हैं, तो फ्लक्स थ्रू बड़ा क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स छोटा क्यूब, सिमेट्रिक होने के कारण हर से इक्वली पास हो रहा है। तो ये कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा 8, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब आ गया। अब देखो वो क्या रहा होगा, ये देखो, एक और चीज है,
ये इस कॉर्नर पे रखा हुआ तो है चार्ज, देखो ये पॉइंट चार्जेस रेडियली आउटवर्ड सब कुछ बनाता है, ये देखो इस प्लेन में या रेडियली आउटवर्ड जाएगा, इसका क्या होगा नॉर्मल वेक्टर, इस फेस का इस फेस का इस फेस वाले का, ये जो फेस है ये ऊपर वाला फेस देख रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। अब यहाँ देखो ये चीजें यहाँ पे क्या हो रही होंगी, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इस तरफ, इस फेस से 0 है, सेम चीज इस फेस से भी 0 आएगा, एरिया वेक्टर इस तरफ से, और ये रेडियली आउटवर्ड है। सिर्फ किससे गुजर रहा होगा, ये फेस, इसके पीछे वाला फेस और नीचे वाले फेस से, यानी जिस ये कॉर्नर जिस प्लेन का पार्ट नहीं है, जिस फेस का पार्ट नहीं है, उस फेस से गुजर रहा होगा। ये अलग ऑब्जर्वेशन है हमारी, और सेम चीज सबके साथ हो रही होगी। सेम चीज देखो, ये अंदर वाला जो कॉमन प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, इससे फ्लक्स नहीं हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किससे किससे निकल रहा है, इस छोटे वाले क्यूब से, इसके फेस से, ये वाले फेस से निकल रहा है, ये वाले से निकल रहा है, और ये वाले फेस से निकल रहा है। सेम चीज इसमें साथ भी हो रही है, ये वाले से निकल रहा है, ये से निकल रहा है, और इस फेस से निकल रहा है। सारे आइडेंटिकल हैं, तीन तीन फेसेस से निकल पा रहे फ्लक्स। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन हो गया था। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं यहाँ पे एक चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लो कि अगर आपके सोर्स चार्जेस किसी प्लेन में है, ये अगर पूरा प्लेन है, तो उसके कारण फील्ड क्या होगा, 0 होगा, उससे सॉरी फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा सरफेस पे हुआ तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कर्व वाले में, कर्व वाले में ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पे भी देखी। यहाँ पे हमने क्या बोला था, हमने एक्सपेक्टेड क्या किया था रिजल्ट, हमने बोला था या तो फ्लक्स 0 आना चाहिए या तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आया क्या, आया क्या हमारे आंसर में, ये आया। तो इसका अर्थ है कि अगर सरफेस पे, क्वेश्चन पहले ही माइंड में सोच लेना, अगर सरफेस पे चार्ज हुआ तो मुझे ऐसा सिमेट्रिकल चीजें ढूंढना पड़ेगा कि उसको बस रिपीट करूं तो वो क्लोज कर दे उसको, और वो बड़े वाले से जो निकलेगा, बड़े वाले से जो निकलेगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइडेंटिकल छोटे छोटे जो एलिमेंट लिए उसको बनाने के लिए, उसके बराबर होगा। यानी बड़े वाले जो साइज से होगा, इसको एस बोलेंगे, वो क्या होगा, जितने भी अगर फ्लक्स वो लिया होगा, फ्लक्स छोटे छोटे वाले जो स्मॉल एस डैश वाले से लिया होगा, और जितना लिया होगा उसके बराबर होगा। अगर सरफेस पे रहता है तो ये उसका हिंट होता है क्वेश्चन करने का, तभी आपको मालूम चल जाएगा। अगर इनसाइड है तो आप सीधे आंख मूंद के काम कर देना, सरफेस पे है तो आपको पहले माइंड में क्या आएगा, सिमेट्री ढूंढो भैया भैया, वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है जानबूझ के। ये बात समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, सर। अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपके साथ में 2 मिनट में हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ। अ हॉलो सिलेंडर, देखो इस बार मैंने क्वेश्चंस में देखे भी थे, इस बार आया था कि नहीं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लक्स, आया था ना क्वेश्चन। यस सर। तो ये देखो, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमेशा याद रखना। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ऐसे याद रखना माइंड में, ई डॉट डी एस होता है सर, ये डेफिनेशन पे ही चले जाना। ठीक है सर, इसका अर्थ है कि ये ई क्या होता है सर, तो ई होता है फोर्स बाय क्यू नॉट सर इंटू डी एस सर। तो ऐसे देखना, इसका यूनिट क्या होगा सर, तो इसका यूनिट हो जाएगा नॉर्मल पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको वोल्ट मीटर में कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा आगे, जब मैं फील्ड और वोल्ट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब रिलेशन निकालूंगा तब इसको बताऊंगा। कि अभी के लिए आप ये भी समझ के चलो, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है, तो आप वैसे माइंड में बना के रखना, ये सारी चीज यूनिट्स हमेशा देखते रहना कि क्या क्या कैसे पूछा जाता है। तो इसको चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया था। A hollow cylinder
हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। ठीक है, हॉलो सिलेंडर कैसा है सर? 3D रीजन है। हाँ सर 3D रीजन है, तो उसका जो सरफेस होगा सर वो क्लोज्ड होगा ही होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोला। क्यू जो चार्ज है इनसाइड है, विद इन इट है। वो सही बात है, अब गॉस लॉ लगाने में कौन रोकेगा हमें। if the flux, if phi is the electric flux in unit of V per meter, that is SI unit मान लो, associated with the curved surface B, associated with the curved surface। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपने सरफेस को 3 भाग में बांट दिया, ए बी सी, तो आप फ्लक्स क्या बोलोगे? फ्लक्स अगर ये पूरे में से इसको बोलते हैं, अगर इसको बोलते हैं अल्फा, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये अभी एम नहीं बोल रहा हूं क्लोज है ओपन है, नहीं, ये कोई कुछ कंडीशन नहीं है, कैसा भी सरफेस हो, हमने उस सरफेस को 3 पार्ट में बांट दिया है, तो फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ए प्लस बी। तीनों का कैसा सम होगा? एडिशन। ये तो है स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, तो तीनों का समेशन स्केलर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने क्या बोला कि यहाँ फाई जो है सर वो क्या है? इट इज द, भाई सब बहुत बच्चे आंसर भी कर दे रहे, देखो बहुत सही। ऐसे मैं पहले बता दे रहा हूँ जिनके लिए। तो फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट कह लो, एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस ओनली, यानी ये वाला पोर्शन से, ये वाला पोर्शन से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन से नहीं। इससे कितना है फ्लक्स? फाई है। तो फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, जिसको प्लेन सरफेस, हाँ सर्कुलर सरफेस है ये, तो सर्कुलर सर्कल कैसा होता है? सर्कुलर कैसा होता है? सर्कुलर इज अ प्लेनर सरफेस। ठीक है, तो थ्रू ए इन एसआई यूनिट, बस माइंड में रखो, विल बी। तो आप बोलोगे ये मान लिया है, चलो इसी को मान लिया है आपने फाइव, सिलेंड्रिकल शेप को फाइव माना है। आप लोग जिसको आंसर आ रहा है लिखते जाओ, ठीक है, देख लेना, क्योंकि आप लोग समझोगे कैसे होगा, जिसका ए आ रहा है, जिसका बी आ रहा है, जिसका सी आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे थ्रू द होल सरफेस, इसको आपने क्या बोला है? ठीक है, इसको, हाँ, इससे जो गुजर रहा है उसको फाइव बोला, इससे जो गुजर रहा है उसको सिर्फ फाइव बोला। ठीक है, बी के कारण, यानी फाइव बी जो है वो फाइव है। ठीक है, अब आपने सर बोला कि सिलेंड्रिकल को आपने 3 रीजन में बांट दिया, एक सर्कल, सर्कुलर पोर्शन ये वाला, एक सर्कुलर फेस ये वाला, और जो बाकी रह गया कर्व सरफेस ये वाला। देखो ये वाला सरफेस कर्व सरफेस, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये तीनों मिलके एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया सर। ठीक है सर, यानी हमने फाई नेट जो बोला है, फाई जो सरफेस जो बोला है, सरफेस हमारे पास वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इस टोटल सरफेस को एस माना है। ठीक है, यानी फाई थ्रू एस जो होगा वो होगा फाई थ्रू ए प्लस फाई थ्रू बी प्लस फाई थ्रू सी। ठीक है, यहां तक दिक्कत है। फाई थ्रू एस क्या होगा? ये क्लोज सरफेस है, तो ये यहाँ पे गॉस लॉ लगा देंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बोल रहा है ये वाला फाई बी जो है इसको फाई मान लिया। ठीक है, यानी फाई मान लिया, क्वेश्चन में दे रखा है। अब फाई सी और फाई ए, अगेन मैं आपको बोलूंगा केस ऑफ सिमेट्री, अगर सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है तो उसके सर्कुलर फेसेस कैसे होंगे? सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल होने के कारण मैं बोलूं फाई ए इज इक्वल टू फाई सी होगा, फाई ए इज इक्वल टू फाई सी होगा। तो इसका अर्थ यहां से मैं लिखता हूं, यहां से अगर इस चीज को कंडीशन डालने के बाद इस इक्वेशन को कैसे लिख दूंगा? टू फाई ए, फाई सी की जगह फाई ए रख देता हूं, तो टू फाई ए प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? अगर यहाँ पे निकालता हूँ फाई ए, तो इज इक्वल टू होगा फाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और यहाँ टू है तो नीचे आ जाएगा हाफ। आएगा कि नहीं? यस सर।
ठीक है, तो अब हमारे पास एक पहली बात, हमने जब हम उस समय जो बोल रहे थे ना, ये वाला नोमेनक्लेचर फाई ए ड्यू टू वन ड्यू टू टू, इन चीजों को हम सिर्फ डेरिवेशन में यूज करेंगे। अब इससे मतलब ही नहीं रखते हैं वन और टू और थ्री और फाइव से। हमें मालूम है यहाँ पे फाई ए जो लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, यानी सरफेस को हम बांट रहे हैं, ये बात समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे कॉज होता है, ड्यू टू जो होगा वो हम अब बोलेंगे नहीं, ड्यू टू द होल चार्जेस होगा, पूरे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण ही होगा। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे, सरफेसेस को बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? अपने सहूलियत के लिए बांटेंगे। ठीक है, क्यूब को 6 फेसेस में बांट दिया, इसको 3 फेसेस में बांट, 3 सरफेसेस में बांट दिया, और फिर हम किसी एक सरफेस से अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल दूंगा। और ये जो गॉस लॉ लगेगा वो किसके लिए लगेगा? पूरे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो यहां से देखो, अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण फील्ड निकला, तो ये कर्व सरफेस से जितने फील्ड गुजर रहे होंगे, इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा। ठीक है, दूसरा जो होगा इस कारण से, इधर वाले पोर्शन में जब निकल रहे होंगे जो सी से गुजर रहे होंगे और जो ए से गुजर रहे होंगे। अब ए और सी सिमेट्रिकल है क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मिरर रख दूं ना, तो सी ही ए बन जाएगा। तो इस कारण से क्या हो रहा है, दोनों का जब सेम हो रहा है, तो देखो दोनों का जब सेम हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो सिलेंडर है उसको हमने क्या कर दिया, 3 सरफेसेस बांट दिया। इसका मैं टोटल वाले के लिए क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। और बी दिया हुआ है, ए और सी बराबर है सिमेट्रिकल होने के कारण, फिर मैं किस सरफेस ए से निकाल लूंगा। फाइव थ्रू सी क्या होगा, वो भी यही होगा ना। और ये भी लिखा जा सकता है, सी से भी निकाल सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. अब चलो आपके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि एक इमेजिनरी क्यूब लिया है, एक इमेजिनरी क्यूब लिया है। इमेजिनरी क्यूब, आपने जो क्यूबिकल रीजन लिया है उसका सरफेस कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, 3D है तो। ठीक है, उसके सरफेस ये वाले होंगे, सारे क्यूब के जो सरफेस होते हैं। ठीक है, इसका क्यूब का जो साइड लेंथ दिया हुआ है वो L/2 दिया हुआ है। अब आप बोल रहे हो कि एक यूनिफॉर्म रॉड को क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो इसके अंदर से। यहां से आपने स्टार्ट किया, देखो द a uniformly charged rod of length L। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इसका अर्थ है कि इसके ऊपर जो आपके पास जो होगा डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सब इस रॉड पे सबका बराबर है। यानी इस पोर्शन में मैं लेता हूं तो dq/dl यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे भी आएगा dq/dl, और यहाँ पे भी आएगा वही dq/dl। हर एलिमेंट का छोटा सा पोर्शन लेता हूं, उसमें जितना चार्ज इनक्लोज है उसका जो लेंथ होगा dl, वो वैल्यू जो आती है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो सबका क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, जिसका लेंथ L दिया हुआ, और जो हमने क्यूब लिया है उसका लेंथ कितना दिया हुआ, साइड लेंथ, उसका L/2 दिया हुआ है। अब ये क्या करता है, ये मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एट अ स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड v at t is equal to 0, the left end of the rod, the left end of this rod touches the center of the face of the cube opposite to it। तो ये वाला जो रॉड है, इसके जो अपोजिट फेस आता है, ये वाला फेस, उसके सेंटर को जस्ट टच कर रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से फ्लक्स कितना गुजर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो बताओ। अगर जैसे जैसे ये रॉड अंदर मूव करते जाएगा तो। अच्छा तुक्का मारो, इसमें से ABCD क्या होना चाहिए आंसर, तुक्का मारो। अरे मारो तुक्का, आराम से मारो। ए होना चाहिए।
डी। रुको रुको, एक और मैं बात बता दे रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, इसका अर्थ मैं पहले ही बता दूं, मूव कर रहा है तो इसको रुकेगा नहीं। ये यहाँ पे आ गया, देखो ठीक है, आपने जो जो आपने सोच के बनाया था, कोशिश की थी, देखो हो क्या रहा है। ये रॉड को देखो, ये रॉड अभी अंदर घुसा। अब देखो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, ये पोर्शन से सोचो आप, अंदर जाएगा, अंदर क्या बढ़ रहा होगा, क्यू इनक्लोज बढ़ रहा होगा कि नहीं? अंदर में क्यू इनक्लोज ज्यादा जाता जा रहा होगा कि नहीं? जैसे जैसे ये रॉड अंदर घुस रहा होगा, देखो रॉड अंदर घुस रहा होगा, इस मेरे दो उंगली को समझो कि वो क्यूब का वो सेंटर है, अब ये रॉड है, अभी अंदर घुस रहा है, तो अंदर में ये रॉड का लेंथ अंदर जा रहा है, जिसके कारण से क्यू भी अंदर जा रहा होगा। हर लेंथ पे आपने चार्ज दे रखा है, तो जब ये अंदर जा रहा होगा तो यानी हमारा क्यू इनक्लोज्ड बढ़ रहा होगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा? फ्लक्स थ्रू क्यूब इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, अगर मैं देखूं, इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इन, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा होगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है सर, ये बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, अब यहाँ पे चला जाता है रॉड, अब यहाँ पे रॉड अब इसके आगे जाएगा, तो ये तो टोटल डिस्टेंस कितना है, L/2, यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस तो L/2 है, यानी रॉड का भी L/2 और ट्रेवल करना है उसको। लेकिन अब क्या अंदर में ये, लेकिन रॉड मूव कर रहा है, तो इसका अंदर में चार्ज चेंज हो रहा है, बताओ। अगर रॉड यहाँ पे आ जाता, अब देखो रॉड यहाँ पे आ जाता, थोड़ा सा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और आपको काउंट करना ये है, तो यहां से ये मान लो रॉड यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, मूव करते करते, तो यहाँ पे देखो ये पोर्शन जो है वो तो L/2 बना रहा है, और यहाँ पे भी वही बात बना रहा है, L/2 ही तो है ये लेंथ, ये आगे आ गया, ठीक है, इसमें यहाँ पे मानता हूं, यहाँ पे यहाँ L/2 था, अब यहाँ पे छोटा हो गया, लेस देन L/2 है, और यहाँ पे कुछ इसको मिल गया, लेकिन अंदर में तो L/2 ही रहा, अंदर में L/2 रहा, मतलब अंदर में जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा ना। ये निकालोगे कैसे, क्यू इनक्लोज निकालोगे कैसे? इसका आपके पास लैम्डा दिया होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टाइम्स लेंथ कितना है, तो L/2, तो यही तो आपके पास क्यू इनक्लोज है। तो कुछ टाइम तक ये क्या होगा, जब तक ये रॉड यहां तक पूरा ये वाला एंड यहां तक ना आ जाए, तब तक क्या होगा, क्यू इनक्लोज कांस्टेंट बना रहेगा, यानी ये कांस्टेंट बना तो फ्लक्स भी क्या कांस्टेंट बना रहेगा। अगर मान लो कि जैसे ही अब उसके बाद ये लीव करने लगेगा, ये रॉड जैसे ही लीव करेगा, यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं, यहाँ पे इस सेंटर से ये लीव करेगा, जैसे जैसे जाते जाएगा, अब ये वाला पोर्शन इसके पास अंदर में कितना रहा, L/2 रहा नहीं, उससे कम हो गया, समथिंग L प्राइम बोल दे, मैक्सिमम वैल्यू क्यू, इसको बोलते हैं क्यू मैक्स, क्यू मैक्स इसको बोलेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, अब मान लो कि सबसे ज्यादा L/2 पे आया था, तो क्यू मैक्स इसको बोल देते हैं। और निकल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, जिस रेट से निकल रहा होगा, टाइम्स v इंटू टी टाइम्स लैम्डा, ये मैथमेटिकली है, थोड़ा सोचने के लिए। vt क्या हो गया, vt आपका वेलो स्पीड इंटू टाइम लेंथ देगा, तो यानी ये कितना लेंथ आगे इधर बढ़ गया है, यानी वो उतना लेंथ क्या हो, खाली हो गया, टाइम्स लेम्डा, और उसके तरफ माइनस क्यू लगा रहे हैं, माइनस इस लगा रहे हैं। देखो एक एक और चीज इससे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब कोई चीज को न्यूट्रल बनाना हो ना, तो क्या कर दो ना, कि ऐसे समझ लो कि इसको L/2, आप इसको इमेजिन करना चाहते हो तो समझो ना, इसके ऊपर पूरा चार्ज है और लेमडा डेंसिटी से है, और कितना लेंथ होगा अंदर में, पूरा का पूरा है L/2, और आप बोल रहे हो कि रॉड यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी यहाँ पे इस पोर्शन में, सिलेंड्रिकल पोर्शन में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पोर्शन वाले में
कोई चार्ज नहीं है, तो पूरा रॉड मान लो पॉजिटिव जैसे रखा हुआ है, L/2 लेंथ का पूरा रखा हुआ है, पूरा चार्ज रखा हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या करते हो, इसका अपोजिट साइन वाला ले आओ चार्ज। अरे वही काम करते थे ना, याद करो, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, हेक्सागोन है, हेक्सागोन वाला याद करो क्वेश्चन। मैं बोलता था यहाँ पे सेंटर पे इसका ई का क्या वैल्यू कैसा होगा, अगर सबके इक्वल चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड और टाइप में भी सेम है, और सब कहाँ पे है, रेगुलर हेक्सागोन के वर्टिसेस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके सेंटर पे फील्ड का वैल्यू क्या होता था, जीरो होता था। इसका अर्थ, और दूसरा क्वेश्चन जब लगाते थे तो यहाँ पे एक चार्ज मिसिंग है, तो क्या करते थे, कहते थे कि चलो सर ये वहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो सब है एक साथ टोली है उसको बना देते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है। लेकिन बोले कि सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साथ में निगेटिव भी रखना पड़ेगा, तो इसको कैसा सिस्टम मानेंगे, इस वाले को, ऐसे वाले को जो बनाना है, यहाँ पे अगर चार्ज मिसिंग है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे कि सर ये एक्चुअली दो सिस्टम का ओवरलैपिंग है, ये जो कि हमारा परफेक्ट वाला जो हाइपोथेसिस है उसके साथ मैच करता है, कि अगर वर्टिसेस पे, हर वर्टिसेस पे रेगुलर पॉलीगॉन के सेम टाइप का और मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके सेंटर पे ई जो क्रिएटेड होगा वो जीरो होगा, प्लस ये बाकी जगह सब खाली छोड़ दो, और जहां पे आपका मिसिंग था वहां पे अपोजिट चार्ज रख दो। तो देखो सर ये ओवरलैप करेगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ओवरलैप जब करेगा तो ऑफकोर्स वो न्यूट्रल बन ही जाएगा। तो यही बात तो है, लैम्डा/2 लैम्डा इंटू L/2, यानी पूरा लेंथ टाइम्स लैम्डा, इसका यानी टोटल चार्ज इस पाथ के ऊपर टोटल चार्ज बना हुआ है, माइनस में क्यों लगा दे रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम बना दे रहे हैं, इसका अपोजिट ले आओ, माइनस लैम्डा वाला ले आओ, और जितना लेंथ है उसको दे दो, वो लेंथ को क्या कह रहे हैं, VT। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके साथ ओवरलैप कर देंगे तो सिस्टम कैसा बन जाएगा, सिर्फ ऐसा वाला कि रॉड है और ये वाला इधर रॉड नहीं है। हमने कैसा सिस्टम इसको बना दिया, यहां तक रॉड नहीं है, इसको कैसा सिस्टम बनाया है, बोला कि पूरा रॉड मान लो, और ये पोर्शन को इसके अपोजिट, ये लैम्डा प्लस लैम्डा से है, प्लस लैम्डा से, तो इसको माइनस लैम्डा वाला बना दो, और इन दोनों को ओवरलैप करा दो, और यही सिस्टम ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी धीरे धीरे चार्ज घटता जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा VT यानी लेंथ उसका बढ़ते जाएगा, जो खालीपन वाला लेंथ है, ये वाला देख, खालीपन वाला लेंथ मतलब ये देखो, ये वाला बढ़ते जाएगा, ये जो खालीपन है ये इसका लेंथ बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो फेसेस है आगे तक ट्रेवल कर रहा है, रॉड का ये वाला एंड ये आगे ट्रेवल कर रहा है। एक टाइम पे क्या होगा, VT क्या हो जाएगा, टोटल पूरा खाली हो जाएगा, तो यानी VT क्या हो जाएगा, L/2 के पास पहुंच गया, तो वहां पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाँ भाई रॉड यानी यहां तक, इसका एक जो इसका दूसरा वाला एंड था वो इस सरफेस का जो होगा इसके सेंटर पे पहुंच गया, अब वो खाली कर देगा। समझ में आया, नहीं आया तो रुको, डायग्राम देखो, अभी एनिमेशन चलेगा, अभी देखो। रुको रुको, भैया इसको पहले डिलीट करें, अब देखो उसमें, ऑप्शन डी है इसका। देखो अगर ये अंदर एंटर किया, फ्लक्स बढ़ा, क्यों, क्यू इनक्लोज बढ़ रहा था। अब देखो कुछ टाइम तक कोई मतलब है क्या, इस टाइम से इस टाइम तक देखो रॉड इधर तो शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अंदर में चार्ज तो उतना ही बने रहा है। देखो ये वाला पाथ को देखना, ये देखो अंदर में चार्ज उतना ही बना रहा है ना, तो यानी फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। अब देखो धीरे धीरे लीव कर रहा है, ये वाला पोर्शन देखो बढ़ते जा रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, इसका एंड यहाँ पे पहुंच रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्यू इनक्लोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स डाउन जा रहा है। समझ में आया? यस सर।
दिख रहा है ना क्वेश्चन? सबको दिख रहा है ना? किसी को डाउट है क्या? ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में आपको और हेक्टिक होगा, याद रखना, थोड़ा सा हेक्टिक होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने गॉस लॉ को पढ़ा है। गॉस लॉ के थ्रू हमने गॉस लॉ से निकालते क्या है? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो हम इसको सीधे अभी यहां ऐसे यूज कर रहे हैं। इससे एक और चीज रिलेशन बना हुआ है, वो है जो फ्लक्स के साथ एसोसिएटेड है। फ्लक्स का जो डेफिनेशन कहता है, अगर आपके पास सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऐसे लगेगा, ई डॉट डी एस। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। कैसा भी सरफेस हो, यहां तो क्लोज सरफेस हमें लेना पड़ रहा है गॉस लॉ लगाने के लिए, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो तो बेसिक है उसके लिए। तो ये चीज यहाँ पे अब ये रिलेट कर रही है, तो हम कहते हैं ना कि भैया हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और यहां से क्या करेंगे, हम ई को कैलकुलेट करेंगे किसी किसी सिस्टम के लिए। कैसे? जैसे जहां पे सिमेट्री होगी, लॉन्ग रॉड, सॉरी लॉन्ग वायर, infinitely long wire having a uniform charge distribution, उसके कारण कैलकुलेट करेंगे। infinitely large sheet with uniform charge distribution, ऐसे वालों के कारण। ठीक है, मैं इन दो का सिर्फ करवाऊंगा, और हालांकि मेरे पास सॉलिड भी होता है, सॉलिड का भी जल्दी जल्दी में फास्टली करवा दूंगा। सॉलिड और आपका शेल का सेल में सेम है, शेल का भी वैसे हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको गॉस लॉ का देख रहा हूँ। एक मान लो कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल है हमारे पास। शेल होने के कारण, शेल, ये रहा शेल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। मैं बोलूं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, जो कि एक कैसा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, इस स्फीयर के साथ इसका भी सेंटर मैच कर रहा होगा। ठीक है, किसका सरफेस, किसका, कौन से स्फीयर के बारे में बात करें? गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन स्फीयर के बारे में बात करें, यानी क्लोज सरफेस जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स निकालने के लिए। अब मैं बोलूं इसके अंदर से फ्लक्स कितना आ रहा होगा, ये क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स कितना आ रहा होगा, बताओ। तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए? क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई चार्ज अंदर है क्या इसके, इस सरफेस के अंदर? हाँ सर। तो ये हमेशा जीरो होगा। अगर मैं आपको बोलूं प्लस माइनस डाइपोल है, इसके अबाउट एक ऐसा कोई गॉसियन सरफेस ले लिए, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, तो इसके अबाउट, इसके इस सरफेस से फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि देखो कुछ फील्ड ये वाला तो पॉजिटिव लेके जा रहा है, ये निकाल रहा होगा, और ये देखो ये अपने अंदर घुसा रहा होगा, तो नेट क्या हो रहा है? नेट जीरो आ जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें हमें समझ में आ रही है, अब यही का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिमेट्रिकल हो जाती है, सिमेट्रिकल मतलब पता है क्या होता है? सिमेट्री एक बहुत रिगरस कॉन्सेप्ट है। इसको जानने के लिए आप एक बात समझो कि हमें क्या करना है। सिमेट्री जब ढूंढते हैं ना, तो करते क्या है कि अगर मैं उस ऑब्जर्वर को उस पॉइंट पे ले जाता हूँ, तो क्या वो वैसे सिस्टम को वैसे ही देखेगा कि अगर मैं दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूँ तो? यानी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हमारी सेम हो जाती है। तो वो चीजें क्या हो जाती है? सिमेट्रिकल हो जाती है। जैसे मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी जो होगा, ये वायर इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, आप समझो। मैं बोलूं यहां से आर डिस्टेंस, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया, और आप एक दूसरे ऑब्जर्वर को देख नहीं सकते हो, वो भी यहाँ पे खड़ा, आपको लगेगा कि मैं भी एक अकेला होकर देख रहा हूँ। तो क्या इसको, इस वायर बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्व होगा जैसा ये हो रहा है? ये कहेगा कि सर देखता हूँ, ये देखो ये इतना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सब जगह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लेंथ इसका ऊपर ऐसे जा रहा है, कुछ लेंथ नीचे जा रहा है। ये बोलेगा कुछ लेंथ की जगह आधा लेंथ ऊपर जा रहा है, आधा लेंथ नीचे जा रहा है। ये भी यही बात कहेगा कि मेरे हिसाब से कि देखो सर, मैं इससे आर डिस्टेंस दूर हूँ, ये भी बोलेगा मैं भी आर डिस्टेंस दूर हूँ, अगर मैं इसको सर्कल पे ही रखता हूँ तो।
यही कहेगा ना, ये वायर सर मेरे से r डिस्टेंस दूर है, यही बात करेगा। ये वाला भी कहेगा r डिस्टेंस दूर है, आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है। मैं यही चीज को, इस बंदे को यहां ले आता हूँ, दूसरे दूसरे सर्कल पे ले आता हूँ, मतलब ये दूसरे प्लेन में ले आता हूँ, और मैं ये यहाँ पे खड़ा कर दूंगा। ये क्या बोलेगा, ये भी r डिस्टेंस वायर दूर है सर, आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है। ये कैसे बोल रहा है आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है? क्योंकि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है। इन्फिनाइटली लॉन्ग का तो मिड पॉइंट होता ही नहीं है, हर पॉइंट मिड पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट सब जो r डिस्टेंस दूर है वो कैसे आ रहे हैं? इक्विवेलेंट पॉइंट इसको कहते हैं। तो इससे पता है गारंटी आती है, मैथमेटिक्स गारंटी देता है कि आपको वहां पे जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर सेम होगा तो यानी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब जगह सेम है। tu sesutra ya deh kayak iya dah iya sesutra dah saya kenyang ini kan karena kalau ini kayak gue karena baik ini kan susah तू देता ही ना बोलो ले ये करो ना। दिव्या बेटा अरे सुन लो, हेलो दिव्या बेटा, म्यूट कर लो। क्या हुआ? हेलो भाई ये जंगल लाया प्लेट पर सीटा बाप बेटा पापा के बाद इंद्र नहीं है ये उठिया। ठीक है, अभी पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, हमें ये सब चीजें बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीजों को आप समझो। ठीक है, हम सिमेट्री का यूज करने जा रहे हैं, तभी हमें ई का कैलकुलेशन होगा, आसान होगा। ठीक है, फ्लक्स से रिलेटेड है, फ्लक्स रिलेटेड है फील्ड से, और फील्ड किससे रिलेटेड है? सोर्स चार्ज से। तीनों का आपस में एकदम रिलेशन बैठा हुआ है। ठीक है, यस सर। ये सिर्फ ऊपर क्वेश्चंस सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको फ्लक्स के ऊपर लगाने हैं। हो सकता है कि हम लोग आपका ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स वाला मैं दूं और आपको सबमिट करना पड़ेगा इसको कंप्लीट करके। हो सकता है मैं ये बात कर लेता हूँ एक बार आलम जी से। तो आपके पास नीट का जो प्रीवियस ईयर के आपको दिया गया होगा, पीडीएफ दिया गया ना सबके पास, ग्रुप पे आई थे ना, उसमें जाके आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्वेश्चंस लगा के आपको सॉल्व करने। देखो मैं ये समझ रहा हूँ बेटा कि आपके पास टाइम बहुत ही कम रहता है और बहुत ही मतलब हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो फिर पढ़ने का कोई समझ का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, समझ रहे हो। तो अभी कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब थोड़ा आसान पड़ता है, दिखता है चीजें। यहाँ पे फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ऐसा लगता है कि सरफेस से क्या फ्लो हो रहा है। तो इसको ना क्वेश्चन जब लगाते जाओगे ना तो इसको थोड़े पहले पैटर्न को पहचानोगे। पैटर्न कैसे, लैंग्वेज कैसे लगता है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ए, फ्लक्स थ्रू आउटसाइड चार्जेस, फ्लक्स थ्रू इनसाइड चार्जेस, ऐसे समझ में आएगा कैसे कैसे तोड़ा जा रहा है इसको। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस लगाना है, किस कैसे में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ लगाना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकता है अभी पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, बहुत टाइम बाद कहोगे कि अरे इस सरफेस से, अरे ये रहा ये पॉइंट है तो इस स्क्वायर से लगा दूं क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या पीछे वाला क्वेश्चन किया था जब सरफेस की मतलब सरफेस पे आ गया था तो देखा था कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा है, गॉस लॉ। यानी हमें इनक्लोज्ड 100% कैसे चार्जेस को काउंट करना है, इनक्लोज्ड, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे करने कैसे नहीं करने, इसका मैंने आपको टिप्स दिया है। ठीक है, और वो करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, कैसे सरफेस को तोड़े, कर्व सरफेस वाला, ये वाला पोर्शन, क्वेश्चंस लगाओगे तब आपको सीधे सीधे आने लगेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लगाओ और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। चलो बेटा, बाय, गुड नाइट। और कोई को डाउट हो बेटा, कोई को भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चंस आप करो, पहले आपको करो और
हम लोग कोशिश करेंगे। अब प्रीवियस ईयर्स के तो मैं लूंगा सबसे कि सॉल्व करके आपको भेजना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो अभी भी आपके पास मेरा नंबर है ना, तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस चीज को हल्के में मत लेना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करना आप सब लोग। चलो बेटा, बाय, बाय सर। Thank you, sir. गुड नाइट।